आज की हमारी कक्षा में हम अपनी हिंदी पुस्तक युवक भारती का एक नया पाठ ब्लॉग लेखन देखेंगे, जिसके लेखक हैं प्रवीण बरदापुरकर जी। तो लेखक के बारे में अधिक जानकारी जानने के पहले और पाठ के बारे में अधिक जानकारी जानने के पहले हम ब्लॉग लेखन क्या है वह समझ लेते हैं। पहले ब्लॉग लेखन की कुछ परिभाषाएं देखते हैं तो हमें समझ आ जाएगा। व्यक्तिगत विचारों तथा वेब लिंक्स का लगातार कालानुक्रमिक प्रकाशन ही ब्लॉग है। एक ब्लॉग मूल रूप से एक पत्रिका है जो वेब पर उपलब्ध है। ब्लॉग को अपडेट करने की गतिविधि ही ब्लॉगिंग है और जो ब्लॉग रखता है वह ब्लॉगर कहलाता है। ब्लॉग मानव गाइड के साथ, जिसे आप जानते हैं, एक सतत यात्रा है और इसे चुनने के लिए बहुत सारे गाइड हैं। प्रत्येक अपना अलग पाठक वर्ग निर्मित करता है। वेब ब्लॉग चलाने वालों के बीच मित्रता और राजनीति भी होती है और वे एक दूसरे की रचनाओं को ग्राफ्स तथा लूप्स द्वारा इंगित भी करते रहते हैं। और एक आखिरी परिभाषा देख लेते हैं। एक ब्लॉग मूल रूप से एक पत्रिका है जो वेब पर मौजूद है। ब्लॉग अपडेट करने का काम ब्लॉगिंग कहलाता है। ये तो बहुत अच्छी बात हमने समझी और एक आध हम बात ब्लॉग के बारे में समझेंगे। पहले के जमाने में लोग अपने मन की बात या कोई जानकारी कहाँ लिखते थे? अपनी डायरी में रखते थे या अखबार में छपवाते थे। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में सुधार होता गया, आज इन चीजों की जगह ब्लॉग ने ले ली है। दरअसल ब्लॉग एक ऐसा इंटरनेट पे प्लेटफॉर्म है जहां लोग अपने विचार, जानकारियां, तथ्य आदि लिखकर लोगों से जानकारियां शेयर करते हैं। ब्लॉग लिखने वाले को ब्लॉगर कहा जाता है और जो काम ब्लॉग पर होता है उसे ब्लॉगिंग कहा जाता है। ब्लॉगिंग एक सरल तरीका है और इसके लिए हमें कोई खास ज्ञान की जरूरत नहीं होती, न किसी तकनीक को समझने की आवश्यकता है और साथ ही साथ इसको आप जब करते हैं तो आपको किसी को पैसा नहीं देना पड़ता, भुगतान नहीं करना पड़ता। इंटरनेट पर ब्लॉगिंग के कई प्लेटफॉर्म उपलब्ध हैं जो आपको मुफ्त में ही ब्लॉगिंग करने की सुविधा देते हैं। एक और बात देख लेते हैं, वेबसाइट और ब्लॉगिंग में क्या फर्क है। देखिए, वेबसाइट जो अब आप बनाते हैं ना, उसमें आपको पूरा तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती है और हर यूजर के लिए इसे इस्तेमाल करना आसान नहीं होता। और इसके साथ ही साथ वेबसाइट बनाने के लिए आपको भुगतान करना पड़ता है, जबकि ब्लॉगिंग में कोई तकनीकी ज्ञान की भी जरूरत नहीं और बिना धन खर्च किए आप इसकी शुरुआत भी कर सकते हैं। जब आप किसी भी पॉपुलर ब्लॉगिंग साइट पर उसे अपना प्लेटफॉर्म बनाकर वहां एक अकाउंट बना लेते हैं ना, तो तुरंत ही आप ब्लॉगिंग शुरू कर सकते हैं। तो अब हमने समझ लिया सरल शब्दों में कि ब्लॉग लेखन क्या है। अब हम लेखक के बारे में, प्रवीण जी के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। हमारा पाठ है ब्लॉग लेखन और हम लेखक परिचय से शुरुआत करते हैं। ब्लॉग लेखन के सफलतम लेखक प्रवीण बरदापुरकर का जन्म 3 सितंबर 1955 को गुलबर्ग में हुआ।
मराठी पत्रकारिता में आपको सम्मान का स्थान प्राप्त है। मराठी के लेखक हैं ये और इनका जन्म गुलबर्गा में हुआ है। राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रों का गहराई से अध्ययन करने वाले तथा उन्हें समझने वाले निर्भीक का मतलब होता है जो डरते नहीं हैं, पत्रकार के रूप में आप सुपरिचित हैं, प्रसिद्ध हैं। आपने पत्रकारिता क्षेत्र में ब्लॉग लेखन को बहुत ही लोकप्रिय बनाया है। आपने अपने ब्लॉग द्वारा बदलते सामाजिक विषयों को परिभाषित करते हुए जनमानस की विचारधारा को नई दिशा देने का प्रयास किया है। तो इन्होंने प्रवीण जी ने पत्रकारिता के क्षेत्र में ब्लॉग लेखन बहुत लोकप्रिय बनाया हुआ। पहले इतना लोकप्रिय नहीं होता था, लोगों को उसकी जानकारी ही नहीं थी। आपने अपने ब्लॉग के द्वारा कई सामाजिक विषयों को परिभाषित किया और साथ ही साथ जनमानस को एक नई विचारधारा भी दी, उनकी सोच में परिवर्तन लाए। आपके ब्लॉग धर्मनिरपेक्ष, किसी की तरफदारी किए बिना दृष्टिकोण की पुष्टि करते हुए सीधी सादी, रोचक और संप्रेषणीय मराठी जो जनमानस तक आसानी से पहुंचे, ऐसी भाषा, ऐसी मराठी और हिंदी भाषा आपके ब्लॉग की विशेषता है। देखिए, ब्लॉग कई लोग लिखते हैं, पर हमारी देश की भाषाएं जैसे मराठी और हिंदी भाषा में अगर आप ब्लॉग लिखते हैं तो आपकी कही हुई बात हमारे पढ़ने वालों तक, हमारे पाठकों तक ज्यादा आसानी से पहुंचती है। इस जो सबसे अच्छी बात इनके ब्लॉग में है कि यह धर्म निरपेक्ष दृष्टिकोण की पुष्टि करते हैं। तो अब प्रमुख कृतियां देख लेते हैं इनकी। डायरी, नोंदी डायरी नंतरच्या दिवस असे की आई, ग्रेस नावाचं गारुड आदि। ये जो है इनकी कृतियां मराठी है और इसीलिए इनका पाठक वर्ग भी मराठी बोलने वाले लोग ज्यादा हैं। अब हम कठिन शब्द देख लेते हैं। परिभाषित, स्पष्ट किया, डिफाइंड किया। आर्थिक, जो धन से संबंधित है। निर्भीक, अभी आपको बताया बिना डरे या निर्भय जो है। दिशा और डायरेक्शन, प्रयास करना, कोशिश करना। धर्म निरपेक्ष, जिसका दृष्टिकोण किसी भी धर्म की तरफदारी न करता हो और ऐसा नजरिया। पुष्टि करना, समर्थन करना। कठिन शब्दों के पश्चात विधा देखते हैं। आलेख, जो ये विधा लिखी हुई है आलेख विधा में लिखी है, जिसका मतलब है निबंध लेख लिखने के लिए आलेख विधा। वर्तमान समय में आलेख लेखन को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ है। समाचार पत्रों में छपने वाले विभिन्न आलेख विज्ञान, राजनीति, समसामयिक विषयों की विस्तृत यानी विस्तार में उपयोगी एवं ज्ञानवर्धक जानकारी देते हैं। जो समाचार पत्र में छपने वाले लेख होते हैं वह विज्ञान से संबंधित, पॉलिटिक्स से संबंधित और वर्तमान जो करंट इश्यूज होते हैं ना, उन्हें भी बहुत ही विस्तार में, डिटेल में बताते हैं और साथ ही साथ पाठकों के ज्ञान में भी वर्धन करते हैं। और इसके परिणाम स्वरूप, फलस्वरूप पाठकों एवं रचनाकारों में आलेख लेखन के प्रति पठन एवं लेखन का भाव जागृत हो गया। तो
क्योंकि इतना ज्ञान बढ़ता था तो रचनाकारों के लिए भी आलेख लेखन के प्रति पठन व लेखन का भाव जागता रहा, बढ़ गया। पाठ का परिचय देख लेते हैं। आधुनिक समय में पत्रकारिता का क्षेत्र बड़ी तेजी से फैलता जा रहा है। पहले पत्रकारिता का स्वरूप बिल्कुल अलग था। अब जो पत्रकारिता का स्वरूप है वह बहुत अलग है। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। देखिए, पहले खबरें समाचार पत्र के द्वारा हम तक आती थी, पर आज पल पल क्षण क्षण की खबर आप इंटरनेट या टेलीविजन पर देख सकते हैं। तो पहले से पत्रकारिता में ज्यादा तेजी आई है और उन्हें ज्यादा सतर्क रहकर पत्रकारिता करनी पड़ रही है। आगे बढ़ते हैं। समाचार पत्र हो अथवा टेलीविजन के समाचार चैनल हो, पत्रकारिता अछूती नहीं रही है। पत्रकारिता क्षेत्र में ब्लॉग लेखन का प्रचलन भी लोकप्रिय बनता जा रहा है और इसकी लोकप्रियता का कारण यह है कि कई बार आप अपने जो विचार हैं वह टेलीविजन पर या रेडियो पर कह नहीं पाते, क्योंकि वहां पर आपके ऊपर एक कंट्रोल होता है, आपके ऊपर एक रोक होती है। पर ब्लॉग लेखन में कहीं भी कोई रुकावट नहीं होती और आप उसे अपने मन खोलकर दिल से जो आपको उचित लगता है अपनी सीमाओं में रहकर लिख सकते हैं। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने ब्लॉग लिखने के नियम, ब्लॉग का स्वरूप और उसके वैज्ञानिक पक्ष की चर्चा करते हुए उसके महत्व को स्पष्ट किया है। जो ये पाठ है इसमें लेखक ने, हम जो ब्लॉग लिखते हैं उसके कुछ रूल्स होते हैं, कुछ कायदे होते हैं वह, और ब्लॉग का स्वरूप क्या होता है, उसका ढांचा क्या होता है, उसका खांचा क्या होता है, वह बताया है। तथा साथ ही साथ ब्लॉग लिखने के जो साइंटिफिक एक साइड है ना, उसकी भी चर्चा करते हुए और इसका महत्व स्पष्ट किया है। ब्लॉग लेखन जहां एक ओर सामाजिक जागरण का माध्यम बन चुका है। देखिए, ब्लॉग लिखने और पढ़ने वाले बहुत ही जागरूक लोग हैं और इसी कारण से पूरे समाज में एक जागरूकता की लहर दौड़ गई है। वहीं पत्रकारिता के जीवित तत्व के रूप में भी स्वीकृत हुआ है। इसे यहाँ पर ये मान लिया गया है कि पत्रकारिता जो है वह उसका एक तत्व बन चुका है ब्लॉग आज, और उसको सबने मान भी लिया है। तथा साथ ही साथ ये बहुत बड़ा ही लोकप्रिय माध्यम बन चुका है, साधन बन चुका है, लोगों तक बहुत आसानी से पहुंच सकता है। आज हर एक के पास सेल फोन्स हैं, मोबाइल फोन्स हैं, और यह ब्लॉग्स तो आप वैसे भी वेब पर ही लिखते हैं। तो लोगों के लिए आज ब्लॉग लिखना, ब्लॉग पढ़ना और उसको पढ़कर समाज में एक जागृति आ जाना बहुत ही आसान हो गया है और यह बहुत ही ज्यादा प्रचलित हो चुका है आज। पहले हम कठिन शब्द देखते हैं, फिर पाठ की तरफ चलेंगे। आलेख, निबंध, ज्ञानवर्धक, ज्ञान बढ़ाने वाला, फल स्वरूप, परिणाम स्वरूप, जागृत, जागना, आधुनिक, हाल का ही, जिसे मॉडर्न कहते हैं हम इंग्लिश में, अछूती, अलग, प्रचलन, प्रथा, लोकप्रिय, प्रसिद्ध, और माध्यम, जिसे हम मीडियम कहते हैं इंग्लिश में, साधन। पाठ की तरफ बढ़ते हैं। ब्लॉग लिखने, ब्लॉग अपना विचार, अपना मत व्यक्त करने का एक डिजिटल माध्यम है। ब्लॉग के माध्यम से हमें जो कहना है
उसके लिए किसी की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होती। देखिए, सबसे बड़ी बात ब्लॉग अपने आप में क्या है, हम पहले भी समझ चुके। यह एक विचार और मत है, और जो ब्लॉग लिखने का जो माध्यम है वह डिजिटल है, तो वह इंटरनेट पे लिखा जाता है। ब्लॉग के माध्यम से हमें जो कहना है उसके लिए किसी की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होती, हमें जाके किसी से परमिशन नहीं मांगनी पड़ती, और साथ ही साथ हमें कोई रुकावट भी नहीं होती। ब्लॉग लेखन में शब्द संख्या का बंधन नहीं होता। देखिए, हमने कितनी सारी लेखन के तरीके सीखे। कहीं ना कहीं कोई निबंध में जैसे 200 से 300 शब्दों में लिखो, इसी प्रकार कोई लेख के लिए होता है कि शब्द सीमा का बंधन होता है, पर यहाँ पर ब्लॉग लेखन में शब्द संख्या का कोई बंधन ही नहीं होता। अतः हम अपनी बात को विस्तार से रख सकते हैं, जितना चाहें अपने विचारों को विस्तृत तरीके से लिख सकते हैं। ब्लॉग, वेबसाइट, पोर्टल आदि डिजिटल माध्यम हैं। इनका मतलब समझ लेते हैं। वेबसाइट एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहां हम अपनी सारी जानकारी एक जगह पर सार्वजनिक सुरक्षित रख सकते हैं। मतलब हम वह जो सब देख भी सकते हैं, पर हमारा जो भी जानकारी है वह सुरक्षित भी है। हर वेबसाइट का एक यूनिक एड्रेस होता है, जैसे www.google.com, www.facebook.com इत्यादि। इसे डोमेन एड्रेस भी कहते हैं। और वेबसाइट को जो बनाता है उसे वेब डेवलपर कहते हैं, और इसे बनाने के लिए हाई लेवल की लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है। और अगर हम अब अपना पोर्टल देखें कि पोर्टल क्या है, तो पोर्टल इंटरनेट और विश्वव्यापी वेब के संदर्भ में वेबसाइट्स के समूह को कहा जाता है, जहां पर सारी वेबसाइट्स एक साथ रखी जाती है ना। पोर्टल का अगर हम शाब्दिक अर्थ देखें ना कि पोर्टल का मतलब क्या है, तो वह है प्रवेश द्वार। एक पोर्टल वास्तव में स्वयं में भी एक वेबसाइट होता है, जिससे आप कोई और कई सारी अन्य संबंधित वेबसाइट पर आप पहुंच सकते हैं। आपने कभी सोचा है कि वेबसाइट के लिए हिंदी शब्द क्या है? वेबसाइट के लिए हिंदी शब्द है जाल स्थलों। जाल स्थलों बहुत अजीब सा नाम है, बट यही मैं ढूंढ पाई। तो इंटरनेट से जुड़ने पर आपको कई प्रकार के पोर्टल मिलते हैं। तो अब आप वेबसाइट और पोर्टल का मतलब समझ चुके हैं, तो आगे बढ़ते हैं। ब्लॉग, वेबसाइट, पोर्टल आदि डिजिटल माध्यम है। अखबार, पत्रिका या पुस्तक हाथ में लेकर पढ़ने से क्या होता है कि अगर हम उसे उसके बजाय कंप्यूटर, टैब या सेलफोन के पर्दे पर पढ़ें, तो यह डिजिटल माध्यम कहलाता है। वही किताब, वही अखबार जब स्क्रीन पे पढ़ी जाती है ना, तो उसे डिजिटल माध्यम कहते हैं। इस प्रकार का वाचन करने वाली पीढ़ी इंटरनेट के महाजाल के कारण निर्माण हुई। और इन्हें कौन पढ़ता है? हमारी आपकी पीढ़ी। और वो इंटरनेट पे अपना पूरा जाल बिछाया, तो हम सब ऐसे ऑनलाइन पढ़ने लगे। इसके कारण लेखक और पत्रकार भी ग्लोबल हो गए। तो सब तरफ पहुंच गए हमारे लेखक और पत्रकार, पूरे देश विदेश में। अब पहले जैसे तो दुनिया रही नहीं है कि जो था अपने शहर में, अपने देश में, आज आप एक देश से दूसरी देश सामान भिजवा सकते हैं और गेम्स देख सकते हैं। साथ ही साथ आप एक दूसरे की टेक्निक भी आजकल हम एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं। तो ये सब ग्लोबल हो गया है। नवीन वाचकों की संख्या मुद्रित माध्यम के वाचकों से बहुत अधिक है।
इस पंक्ति का मतलब समझिए। जो अब नए मॉडर्न जो रीडर्स हैं ना, नवीन वाचक, नए वाचक, उनकी संख्या जो मुद्रित माध्यम है, मतलब पब्लिश्ड, छपा हुआ माध्यम के वाचकों से बहुत ज़्यादा अधिक है। पहले कैसे होता था, किताबों के पीछे लोग बहुत बहुत ज़्यादा पढ़ने के पीछे पागल होते थे कि किताबें पढ़ें। आज वो बच्चों में बहुत कम हो गया है। आज के वाचक इंटरनेट या डिजिटल माध्यम से पढ़ाई करते हैं। इस वर्ग में युवा वर्ग अधिक संख्या में है। देखिए, पुरानी पीढ़ी को अभी तक डिजिटल प्लेटफॉर्म समझ नहीं आया है, तो उनके लिए उसे अडाप्ट करना बहुत आसान नहीं है। बट जो युवा पीढ़ी है हमारी, वह परिवर्तन को बहुत जल्दी स्वीकार लेते हैं, तो उन्होंने डिजिटल माध्यम को अपना लिया है। दुनिया की कोई भी जानकारी एक क्षण में ही पर्दे पर उपलब्ध हो जाती है। आज आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप बोलते ना, एक क्लिक से आप कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ब्लॉग की खोज। अब हम ये अगला देखते हैं परिच्छेद, ब्लॉग की खोज। ब्लॉग की खोज के संदर्भ में निश्चित रूप से कोई डॉक्यूमेंटेशन, कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है, पर जो जानकारी, जहाँ तक की जानकारी उपलब्ध है, उसके अनुसार जस्टिन हॉल ने सन 1994 में सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किया था। जॉन हॉल के बारे में आपको बता दूं कि वह ब्लॉग के दुनिया के जनक माने जाते हैं। शिकागो के इलिनॉइस में 16 दिसंबर 1974 में जन्मे जस्टिन हॉल आज एक अमेरिकी पत्रकार हैं। इन्हें सबसे अग्रणी, सबसे ज़्यादा आगे और फर्स्ट बोलते हैं। संस्थापक, ब्लॉगर, इंटरनेट आधारित डायरी लेखक कहा जाता है। 1994 में वॉर्थमोर कॉलेज के छात्र जस्टिन ने अपनी वेब आधारित डायरी लिंक शुरू किया था। फिर वही व्यावसायिक वेब पत्रिका फायर्ड उन्होंने शुरू की। बाद में हॉल ने वीडियो गेम्स, मोबाइल प्रौद्योगिकी और इंटरनेट संस्कृति को कवर करने के लिए वह एक स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट फ्रीलांसर पत्रकार बन गए। इनका ब्लॉग लिखने का कार्य जल्दी ही लोगों को पसंद आने लगा। अगली पंक्ति देखते हैं। जॉन बर्गर ने इसके लिए वेब लॉग शब्द का प्रयोग किया। देखिए, वेब लॉग, वी ब्लॉग, यह शब्द से वेब ब्लॉग बनाया जॉन बर्गर ने। फिर माना जाता है कि सन 1999 में पीटर मेरहोल्स ने ब्लॉग शब्द को प्रस्तावित किया और उसे व्यवहार में लाया। तो आज हम सब ब्लॉग शब्द का ही प्रयोग करने लगे हैं। भारत में 2002 के बाद ब्लॉग लेखन आरंभ हुआ। तो हमारे यहाँ पे हाल ही में ये शुरू हुआ है, कुछ ज़्यादा साल नहीं हुए हैं, अभी सिर्फ 2020 ही आया है। और देखते ही देखते यह माध्यम अगले पन्ने पर चलने से पहले कठिन शब्द देख लीजिए। तात्पर्य का मतलब है मीनिंग, व्यक्त करना, प्रस्तुत करना, अनुमति, आज्ञा देना किसी को, विस्तार, विस्तृत को विस्तार कहते हैं, निर्माण करना मतलब कुछ नया बनाना, निर्मित करना, मुद्रित, छपे हुए, प्रिंटेड को बोलते हैं, डॉक्यूमेंटेशन, दस्तावेजीकरण, किसी चीज को दस्तावेज को में परिवर्तन करना, प्रस्थापित करना, जिसकी स्थापना हो चुकी हो। व्यवहार एक होता है, उसका मतलब बर्ताव, और
लोक रीति का पालन। अगला पृष्ठ देखते हैं। तो यहाँ पर भारत में ब्लॉग लोकप्रिय हुआ 2002 में तथा इसे अभिव्यक्ति के नए माध्यम के रूप में भी मान्यता प्राप्त हुई। तो आज यहाँ पर भी ब्लॉग को बहुत ज़्यादा मान्यता प्राप्त हुई है। इसे लोग अपनी बात कहने का एक नया माध्यम मानने लगे हैं। इसीलिए ब्लॉग यहाँ पर भी भारत में भी अब अच्छे से प्रस्थापित हो चुका है। अगला देखते हैं, ब्लॉग लिखने या लेखन शुरू करने की प्रक्रिया। तो ब्लॉग लेखन यह एक टेक्निकल अर्थात तकनीकी प्रक्रिया है। इसके लिए डोमेन अर्थात ब्लॉग के शीर्षक को रजिस्टर्ड कराना होता है। उसके बाद वह किसी सर्वर से जोड़ना पड़ता है। तो सबसे पहले आपने शीर्षक को रजिस्टर करा लिया और इसके बाद आपको इसे किसी न किसी सर्वर से जोड़ना पड़ता है और उसमें अपनी विषय सामग्री को समाविष्ट कराकर हम इस माध्यम का उपयोग कर सकते हैं। तो वहाँ पर हम अपनी जो भी हमारी विषय सामग्री है वह लिख सकते हैं और इस संदर्भ में विस्तृत जानकारी अगर आपको चाहिए तो वह गूगल पर उपलब्ध है। और कुछ अगर आप गूगल पर भी अगर आपको जानकारी न समझ आए और आपको कुछ अगर क्वेश्चन है, कुछ सवाल हैं आपके, तो कुछ विशेषज्ञ इस संदर्भ में सशुल्क सेवाएं देते हैं। तो कुछ लोग जो ऑलरेडी इसमें काफ़ी कुछ जानकारी प्राप्त कर चुके हैं और विशेषज्ञ बन गए हैं, तो वह आपसे एक तय शुल्क लेकर आपको समझा सकते हैं, आपकी ब्लॉग लेखन की प्रक्रिया को शुरू कर सकते हैं। आपके पाठ में नहीं है पर मैं आपको बता देती हूँ कि ब्लॉग के कई प्रकार होते हैं। इन्हें कई वर्गों में बांटा जा सकता है। कैसे? लेखन के आधार पर, प्रस्तुति के आधार पर, ब्लॉग की तकनीक के आधार पर और इस प्रकार अन्य भी तरीके हैं। यहाँ पर मैं आपको 5 ऐसे प्रचलित तरीकों के बारे में बात कर लेते हैं। एक तो होता है पर्सनल ब्लॉग या व्यक्तिगत ब्लॉग। यहाँ पर एक ऑनलाइन डायरी है जो वेब पर प्रकाशित होती है। इस डायरी में एक व्यक्ति, समूह या संगठन नहीं, अपने निजी विचार शेयर करता है, लिखता है और उसके परिवार के सदस्य, दोस्त, कार्यालय के लोग अथवा थोड़े बहुत पाठक भी उसे पढ़ लेते हैं। दूसरा तरीका है ग्रुप ब्लॉग या समूह ब्लॉग जिसे कहते हैं। किसी ब्लॉग को अगर एक से अधिक लोग द्वारा लिखा जाता है तो ऐसे ब्लॉग को ग्रुप ब्लॉग कहा जाता है और यह ब्लॉग भी बड़ी संख्या में पाठकों को आकर्षित करता है और प्रभावित भी करता है। और तीसरा जो है वह प्रकार है माइक्रो ब्लॉग। इसका इस्तेमाल जो यूजर्स करते हैं ना, उन्हें केवल 140 या 140 कैरेक्टर्स लिखने की ही अनुमति देते हैं, इसीलिए इसका नाम माइक्रो ब्लॉग है और इसे माइक्रो ब्लॉगिंग करने का कार्य कहते हैं। ये आप ट्विटर, फेसबुक आदि प्लेटफॉर्म पर आप इस सेवा को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका उपयोग कई राजनेता, कई अभिनेता, लेखक, गायक करते हैं। इस तरीके से वह अपने आने वाले कार्यक्रम, किताबें, फिल्में अपडेट करते हैं, फॉलोअर्स को बताते हैं ताकि फॉलोअर्स उनसे जुड़ सकें। और अगला ब्लॉग है बिजनेस ब्लॉग। ये जो सॉफ्टवेयर कंपनी, निजी कंपनियां, व्यापारी, गैर सरकारी संगठन, यह इन ब्लॉग का अपने कर्मचारियों को
अपडेट देने के लिए प्रयोग करते हैं। और यह ब्लॉग सिर्फ कंपनी के कर्मचारी या जो व्यक्ति कंपनी से जुड़े हुए हैं वही पढ़ सकते हैं। कोई अन्य व्यक्ति इन्हें नहीं पढ़ सकता, इसीलिए यह बिजनेस ब्लॉग कहलाते हैं। इसका उपयोग एक कंपनी विशेष द्वारा किया जाता है, इसे कॉर्पोरेट ब्लॉग्स भी कहते हैं। और एक और है एग्रीगेटेड ब्लॉग्स। कुछ लोग अपने ब्लॉग, अपनी पोस्ट के संबंधित अन्य ब्लॉग भी शामिल कर देते हैं या फिर किसी टॉपिक, प्रोडक्ट, सेवा से जुड़े हुए पोस्ट शेयर करते हैं। इस तरह एक ही ब्लॉग पर काफी सारी आपको जानकारी मिल जाती है। एग्रीगेट का मतलब ही होता है कि इकट्ठा किया हुआ। इस तरह पाठकों को एक ही जगह पर एक ही टॉपिक से जुड़ी हुई जानकारी प्राप्त हो जाती है। तो ये थे आपके प्रकार। और ब्लॉग लेखन शुरू करने की प्रक्रिया में मैंने आपको बताया कि आपको डोमेन रजिस्टर करना पड़ेगा, फिर किसी सर्वर से जुड़ना पड़ेगा, उसके बाद आप अपनी विषय सामग्री वहाँ पर समाविष्ट कर सकते हैं। और अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो गूगल पर उपलब्ध है। तो इसके साथ ही हमारी आज की कक्षा समाप्त होती है। आगे का पाठ हम अगली कक्षा